टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बोर मॉडल के सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन में जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा का अगर पता चल जाए तो हम अनेकों परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन में अगर ज्यादा से एक से ज्यादा जितने भी परमाणु हैं हम उसका जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए जो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम है। तो जैसा कि जो बोर के परमाणु मॉडल में था कि इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है विद्युतीय कक्षा पर गति करने पर वो आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो आकर्षण बल यानी कूलम बल। कूलम बल का फार्मूला होता है कि 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2, मतलब पहला आवेश और दूसरा आवेश। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आवेश प्लस में, यहाँ पर भी आवेश, यहाँ पर आवेश माइनस में। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए इस पे भी जो ई हो जाएगा, इस पे भी ई हो जाएगा। तो इसलिए ई इंटू ई स्क्वायर ये हो जाएगा आवेश, ये हो गया कूलम बल। अब ये है अभिकेंद्रीय बल। तो विद्युतीय पथ पर किस जब कोई कण गति करता है उसका अभिकेंद्रीय बल जो mv²/r होता है, mv²/r। तो यहाँ पर कण नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर हम जो है me का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो बोर मॉडल के अनुसार जो है अभिकेंद्रीय बल आकर्षण बल के बराबर होता है, इसलिए mv²/r = 1/4πε0 इंटू e²/r²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये भी एक अभिगृत था किसका, बोर का परमाणु मॉडल का। एक अभिगृत ये भी था बोर का परमाणु मॉडल का कि जो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करते हैं जिसका कोणीय संवेग जो है h/2 के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। तो n यहाँ पर वही है पूर्णांक गुणज, तो गुणज मतलब गुना, तो h/2 पाई का गुना है n, और mvr तो कोणीय संवेग जो mvr ही होता है। किसी भी कण का कोणीय संवेग mvr होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसलिए me हो जाएगा mevr। तो mvr = n इंटू h/2π। इसको समीकरण हम 2 मानते हैं। ये दोनों जो बोर मॉडल का ही अभिगृत है। अब जो है करना क्या है कि समीकरण 2 का वर्ग करना है। तो इसका जो अगर हम वर्ग कर देंगे, इसका अगर वर्ग करके जो हम जो समीकरण 1 से भाग दे दें, इसका वर्ग करके फिर इसमें इससे भाग दे दें, तो हमें आंसर मिलता है r बराबर ε0 इंटू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बाय पाई me इंटू ई स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होता है। तो इसमें अगर n स्क्वायर को साइड कर दे तो सारा जो यहाँ पर है पाई me ई स्क्वायर एप्सिलॉन सारा नियतांक, सारा जो यहाँ पर नियतांक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निश्चित है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निश्चित है, पाई का मान भी निश्चित है, एप्सिलॉन का मान भी निश्चित है, और h मतलब प्लैंक स्थिरांक का मान भी निश्चित है। ये सब बदले नहीं जा सकते। बदला कौन जा सकता है, वो n बदला जा सकता है। तो यानी ये सारा नियतांक है, बस जाता है n। तो n बस जाता है। तो यहाँ पर एक चीज समझने लायक है कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो एक कक्षा में घूमेगा, या 2 कक्षा में घूमेगा, या 3 कक्षा में घूमेगा। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन 1.5 कक्षा में घूम रहा है या 2.5 कक्षा में घूम रहा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि घूमेगा तो या तो पूरा घूमेगा या तो इलेक्ट्रॉन घूमने का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ n जो ये हमेशा पूर्णांक होगा, ये n जो है हमेशा यहाँ पर पूर्णांक होगा। तो इसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं, इसी पूर्णांक को जो हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको n बराबर 1 मान लें तो हमें जो पूरा जो प्राप्त होता है 5 × 10⁻⁻11 मीटर, ये प्राप्त होता है। अगर n बराबर अगर हम 1 मान ले तो r बराबर हमें इतना प्राप्त होता है, और इसे ही हम बोर त्रिज्या कहते हैं, इसे ही हम बोर त्रिज्या कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या जो है वो बोर त्रिज्या कहलाती है, जिसका मान होता है 5 × 10⁻11 मीटर। ये हो गया r बराबर। उसके बाद जो यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो किसी भी कण की गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², यही है E के = हाफ mv²। उसके बाद जो यहाँ पर mv² बराबर पहले से जो यहाँ पर mv² बराबर यहाँ पर है 1/4πε0 इंटू e² r। तो ये जो है मान है इसका mv² का। यहाँ से हम जो इसका मान ले सकते हैं, यहीं से यहाँ से हम इसका मान ले सकते हैं mv²/r।
एम बी स्क्वायर है तो एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर को अस्थिर रखेंगे, आर को इस साइड लेके चल जाएंगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इतना बच जाता है एम बी स्क्वायर के बराबर। तो वही कर दिए, समीकरण 1 से हमने एम बी स्क्वायर का मान लेके रख दिया, तो ये हमें इतना मिल गया। उसके बाद क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, किसी भी कण की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर। ये कूलम जो लॉ है, कूलम लॉ जो है उससे बस, कूलम लॉ में क्या है कि आर स्क्वायर होता है और स्थिति ऊर्जा में आर स्क्वायर के बदले आर होता है, ओनली आर। तो बस अंतर यही कूलम लॉ और स्थिति ऊर्जा के फार्मूले में, बस इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये EP इक्वल टू 1/4πε0। अब Q1 एक है प्लस आवेश, एक है माइनस आवेश, क्योंकि प्रोटॉन पर ऋण आवेश होता है, सॉरी प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए जो यहाँ पर हमने एक धन आवेश लिया, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए एक हमने माइनस लिया। क्योंकि आकर्षण बल की अगर बात हो रही है तो ये है नाभिक, ये है प्लस और ये है इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश, इसलिए एक प्लस ही एक माइनस ही। तो हमें जो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा -1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर, ये हमको प्राप्त हो। ये जो माइनस चिन्ह है, इसके बाद अगर हम इसका बताएंगे कि माइनस यहाँ पर क्यों है और ये क्या दर्शाता है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर कुल ऊर्जा की बात की जाए, किसी भी कण की कुल ऊर्जा जो किसी भी कण की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का कुल योग। तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का कुल योग जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ई स्क्वायर बाय 8πε0, ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर, ये हमें जो है प्राप्त हो जाता है। बस यहाँ कुछ नहीं करना, आर का मान रख देना, समीकरण 1 से जो हमें, सॉरी आर से तो हमने मान पहले से निकाल कर रखा, तो इसलिए आर का जो ये मान है इतना सा, इसको यहाँ पर रख देना। तो जब हम आर का मान यहाँ रख देंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाता है E इक्वल टू -me/4/8ε0 इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये जो है फार्मूला जो हमको प्राप्त हो जाता है। और यही जो है इलेक्ट्रॉन की किसी भी परमाणु की ऊर्जा कहलाती है, यही जो है किसी भी परमाणु की ऊर्जा कहलाती है। अब इसको, इसमें जो कहानी है उसको हमको समझना है कि यहाँ पर माइनस का क्या दर्शाता है। तो माइनस ये दर्शाता है कि जब भी कक्षा बढ़ेगी, माइनस ये दर्शाता है कि जब भी कक्षा बढ़ेगी तो वास्तविक ऊर्जा, परमाणु की वास्तविक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो माइनस यहाँ पर यही दर्शाता है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जब भी क्वांटम ऊर्जा बढ़ेगी, क्वांटम संख्या बढ़ेगी, क्वांटम संख्या बढ़ने का अर्थ है कि परमाणु की वास्तविक ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, तो माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरी कहानी है, इससे हमको समझना है कि कक्षा की जो नाभिक के जो न्यूनतम कक्षा होती उसकी ऊर्जा कम होती, मतलब कि बाह्य कक्षा की ऊर्जा जो अधिक होती है अंदर की कक्षा से, आंतरिक कक्षा से। तो बाह्य कक्षा की ऊर्जा अधिक होती है आंतरिक कक्षा से। मान लीजिए ये बाह्य कक्षा है किसी परमाणु का, ये आंतरिक कक्षा, तो इसकी ऊर्जा हमेशा इससे जो अधिक होगी, इससे हमेशा इसकी ऊर्जा अधिक होगी, इसकी ऊर्जा हमेशा अधिक होती है। और उसके बाद कि किसी भी कक्षा के, सॉरी किसी भी परमाणु में पहली कक्षा जो है उसकी ऊर्जा हमेशा न्यूनतम होती है, किसी भी परमाणु में जो उसकी पहली कक्षा की ऊर्जा जो हमेशा न्यूनतम होती है। यही कारण है कि वो कक्षा जो हमेशा अस्थायी होता है, किसी भी परमाणु की पहली जो कक्षा होती है वो हमेशा अस्थायी कक्षा होती है, और इसीलिए जो परमाणु भी हमेशा अस्थायी रहता है। और ये जो है यहीं पर जो, और कोई भी जो परमाणु समान अवस्था में हमेशा इसी कक्षा में रहता है, प्रथम कक्षा में, यानी अस्थायी कक्षा। ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत।